नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ है ज्योति जी। ज्योति जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। जी ज्योति जी, समय कठिन है, कष्ट है, हम भारतीयों की मृत्यु हुई है। और जब मैं ये कहता हूं कि हम भारतीयों की मृत्यु हुई है, तो मेरे जैसा कम समझदार आदमी हर एक भारतीय को अपना भाई मानता है, अपना पिता, अपना चाचा, अपना रिश्तेदार मानता है। इसलिए हम भारत में नंबरों से कम हुए हैं और इसे कम किया है इस्लामी आतंकियों ने। और अब मैं दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नीचे जो कुछ भी हुआ है, उसे कोई अगर आतंकवादी हमला समझने की भूल कर रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है। दिल्ली पुलिस या सरकार की कोई भी एजेंसी इसे आतंकी हमले के तौर पर जांच को आगे बढ़ाए, ठीक है, आप धरपकड़ करिए, आपका स्वागत है। हम ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से पहले 300 किलो के आरडीएक्स की खेप और डॉक्टर्स का एक पूरा मॉड्यूल पकड़ा जाता है, ये उसी धरपकड़ का हिस्सा है। और असफल होने के बाद, खींच में आने के बाद, ये जांच में भी पता लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने, भारत के शत्रुओं ने ये हमला किया है, ये आक्रमण किया है। हमारी एजेंसियां सतर्क थी, इसीलिए लखनऊ से लेकर न जाने कहां कहां से गिरफ्तारियां चल रही। हम न्यूज एजेंसी नहीं है, हम कोई न्यूज नहीं करते, इसलिए आपको ये बताने नहीं बैठे हैं कि कहां कौन पकड़ लिया गया, किसका क्या संबंध था। दर्शकों, आप सब बहुत सुधी हैं, आप सबके पास तमाम स्रोतों से तमाम बातें आ रही। लेकिन हम जरा एक अलग एंगल, आप ज्योति जी, आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा और मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने पास किया था, तो उस समय यही था कि भारत पर कोई भी आतंकी एक्टिविटी, उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, ये हमारे गृह मंत्री ने कहा। मैं लगातार इस बात को परिभाषित करने के लिए लगातार कहता रहा अपने वीडियोस में। मैं कहता था कि क्या देश के अंदर भी कोई आतंकी घटना होगी तो उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दायरे में लाया जाएगा, युद्ध मानकर। और जब दुर्भाग्य से ही सही हमारे सामने दिल्ली ब्लास्ट का ये उदाहरण आ गया है जिसमें हमारी जानें गई हैं, तो क्या अब इसे भारत में युद्ध न माना जाए? क्या इसके खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई ना हो? क्यों? क्योंकि ज्योति जी, होगा क्या? पुलिस पकड़ेगी, एजेंसियां जांच कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, सारे गिरफ्त में आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? इनकी गिरफ्तारी के बाद वकीलों की एक फौज खड़ी होगी, बेशर्म, इस देश के शत्रु वकीलों की, जिनके चेहरे पहचाने हैं, जिनके चरित्र जाहिर हैं हमारे सामने। उनकी फौज खड़ी होगी, उनके पीछे फंडिंग होगी। और तमाम तरह के पाखंडी भारत के शत्रु जो अपने आप को बुद्धिखोर कहते हैं, और कांग्रेस इकोसिस्टम के वो तमाम कीड़े, वो निकल के आएंगे और इनकी पैरवी करना शुरू करेंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ये जेल में हमारे टैक्सपेयर के पैसे की रोटियां खाएंगे और इन्हें लड़ाई का वो हथियार मिलेगा और इनके लिए पैरवियां होंगी। न जाने कब इन्हें सजा होगी, कितने सबूत हमारी एजेंसियों को इकट्ठा करने पड़ेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस देश की जुडिशरी, इस देश की वकालत वाली एजेंसियां, इस देश के ये तमाम देशद्रोही, देश के शत्रु, ये जो इकोसिस्टम है, अब इनके सामने क्या हमें सर झुका के और सफाइयां देनी चाहिए या इनकी खाल खींच लेनी चाहिए? जब मैं खाल खींचने की बात कहता हूं तो इनकी नैतिक खाल खींच लेनी चाहिए, इनके अभिव्यक्ति की आजादी की खाल खींच लेनी चाहिए, इनके न्याय पाने के अधिकार की खाल खींच लेना चाहिए। जी ज्योति जी। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है सभी भारतीयों के मन में जो राष्ट्रवादी हैं और जिन्हें कल से बहुत इस घटना का दुख हो रहा है, क्योंकि हम लोग अब मान चुके थे 11 साल में कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हमारे देश में इस तरह की घटना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जिस तरह से मंचों से लोग रोज इस तरह की
बातें बोलते थे कि आज हमने ये बम फोड़ना है, आज वो बम फोड़ना है। तो बम फोड़ना अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता बोलते हैं, तो उस तरह से मुझे लगता है कि ये किसी को इंडिकेशन भी दिए जाते हैं। अब वो जब सारे बम हाइड्रोजन वगैरह के डिफ्यूज हो गए, तो उस तरह की मुझे लगता है एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी है, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। मेरी अपनी समझ है, मैं ऐसा मानती हूँ। किसी के सबूत हो या सबूत ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके आचरण और आपकी गतिविधियों को भी देखा जाता है कि आपने किस तरह से किन शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है हर कोई संदिग्ध आज की तारीख में विदेशों में जाके बहुत सारे लेता है जो देश के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए, देश के खिलाफ बोलते हैं जिन्हें इतनी भी गरिमा नहीं है। उनको किसी हमारी जनता, जो देश की जनता है, वो हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ हमारे लगते हैं। जिनकी मृत्यु हुई है, उनका हमें गहरा दुःख है। और मेरे तो घर के पास ही है लाल किला, बिल्कुल पास है, 3-4 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो जब मुझे ये घटना पता चली तो बहुत दुःख हुआ कि किस तरह से हुआ, अचानक ये चीज़ हो गई। मुख्यमंत्री यहाँ रहती हैं, पास में हैं, तो मतलब सभी कुछ पास-पास ही है। इस तरह की घटना होना, इसका मतलब ये है कि सरकार को ये चैलेंज किया गया है, लाल किले के सामने इस तरह का हरकत करके कि वो टक्कर दे रहे हैं। अब ये नेशनल है, इंटरनेशनल है, क्या है? इसमें हम युद्ध में हैं। अगर मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू भी नहीं हुआ था, हम उससे पहले कहते थे कि हम एक वॉर में हैं और हम एक योद्धा हैं। हम युद्ध लड़ रहे हैं इन सब के खिलाफ जो हमारे देश के खिलाफ हैं। इवन मैं तो जो सेक्युलर लोग बनते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि सेक्युलर होता क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या इस सेक्युलर होने का मतलब है कि हिंदू विरोधी हो? हिंदू का मतलब ये है कि जो हिंद राष्ट्र में रहते लोग हैं, हम जो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। और 1947 में जब बंटवारा हो गया था, आप धर्म मजहब के आधार पे, हम बाकी बचे हुए हम सब हिंदू हैं यहाँ। मैं एक प्रश्न और पूछती हूँ, मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा आज, इन सांपों को डसने के लिए यहाँ क्यों रखा गया था? कुछ लोगों को यहाँ से भगाया क्यों नहीं गया, खदेड़ा क्यों नहीं गया? वो जो हम राजपूतों में एक कहावत बहुत चलती है कि किलों की दीवारें अंदर से भेदी ही खोलते हैं। अदरवाइज जहां भी अगर किसी किले में आक्रमण हुआ तो वो तोड़े नहीं जा सकते थे। कोई वीरों की कमी नहीं थी। कोई अपने देश के प्रति या अपने राज्य के प्रति किसी के अंदर उस तरह की भावना नहीं थी कि वो युद्ध लड़के हार जाते। कहीं रानी पद्मिनी को जौहर नहीं करना पड़ता। वो क्यों करना पड़ा? कहीं तो कोई भेदी था ना। वो भेदी ही किले खोलते हैं। यहाँ पे किले के सामने जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे मैं बता रही हूँ कि ये हम तक बात आए या ना आए, अंदर सूत्रों में हमें बहुत अच्छे नेतृत्व मिला हुआ है। राष्ट्र का नेतृत्व जो कम से कम उम्मीद करती हूँ कि वो हमसे ज्यादा सोचते हैं, हमसे ज्यादा परेशान हैं। और जो एमएचए है, अमित शाह जी हैं, मैंने उतना मतलब अपने अपने जीवन में मैंने इतना अच्छा गृह मंत्री नहीं देखा जो हर वक्त ऑन स्पॉट रेडी रहते हैं और वो बहुत कुछ करके चलते हैं। प्लानिंग, वो ही सो मच प्लान्ड उनका रहता है। उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत बड़ी घटना है। ये घटना का तिनका भर हुआ है। उन्होंने, हो सकता है हमें वो बांध दिख नहीं रहा कि वो जो बाढ़ में पूरी नदी बहा के ले जाता, उन्होंने वो अड़े हुए हैं, वो रोका है बहुत कुछ। जहां 3000 किलो 2900 किलो का विस्फोटक मिलता है, उससे सोचिए क्या होता। यहाँ रुधिर बह जाता है, यहाँ शोणित की नदियां बह जाती। यहाँ उस तरह की करने की कोशिश थी, वो साजिशें थी। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज का, जिन्होंने इस तरह से इतना कुछ रोक लिया है और ये कुछ कर नहीं पाए। चलती गाड़ी में मतलब इनको स्थान भी नहीं मिला कि ये कहाँ फटे। ये चलती गाड़ी में जा रहे थे तो ये हुआ है कांड। इसका मतलब ये है कि हम अलर्ट थे। हमारी सुरक्षा एजेंसी की कोई कमी नहीं मैं कह सकती हूँ। अगर आप 11 साल में, जहां एक एक साल में 11 विस्फोट होते हों, यहाँ 11 साल में अगर एक छोटा सा कुछ हो गया है हादसा, तो उसको ये नहीं कह सकते कि हम फेल सरकार हैं या हम कुछ कर नहीं रहे। इस तरह की चीजें कल से आनी शुरू हो गई। मुझे पहले ही पता था ब्लास्ट हुआ, मैंने कहा भाई अब ये सब शुरू हो जाएगा
कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब आरोपित सरकार को करने लगेंगे। लेकिन सरकार हमारी सजग है, और जितने हिंदू हम हैं उतने हिंदू वो भी हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपने ये बोला कि भाई वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी हमारे ऊपर अगर हम इसे युद्ध मानते हैं। वॉर वॉर है, हम वॉर में हैं, वैसे भी हम वॉर में ही थे और अब तो घोषित वॉर के अंदर है। वॉर है, हमने जिस तरह से पीटा, ये हमें उसी दिन से उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ चिरकुट हरकत ये लोग करेंगे, तो ये इन्होंने करी है और उसमें ये सफल हुए नहीं है उस तरह से। लेकिन हमारा एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती है इस तरह के हादसे में तो बहुत दुख होता है कि हम क्यों इतना भी हमसे हुआ, हमारे से ये चूक कैसे हो गई, हमारी नजर वहां तक क्यों नहीं गई। तो वो एक चीज है कि वहां पे क्या, देखिए बड़े लेवल पे सब चीजें अगर चेक्ड होती हैं, कभी कभी छोटे लेवल पे वो चीजें चूक में निकल जाती हैं कि गाड़ी निकल गई, नहीं देखी। लेकिन बड़े लेवल पे इनपुट्स होते हैं, हर चीज नहीं चेक करी जा सकती, ठीक है। ये बात राहुल गांधी ने भी बोला था कि हर विस्फोट नहीं रोका जा सकता। मैं उनकी बातों से इतना सहमत नहीं हूं, पर मैं फिर भी ये कहूंगी कि अगर उन्हीं की बात को माना जाए तो आज जो आप सरकार के कपड़े कुर्ता फाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो अपनी बात पे स्थिर रहो, अपनी बात पे स्थिर रहो कि हर अटैक नहीं रोका जा सकता। हमें कुछ को पहले ही हम डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन कोई एक आध अगर गलती से हो भी जाता है तो फिर उसका इलाज होता है। मैंने कहीं पढ़ रही थी, अभी डेटा आया था, जस्ट अभी आया था कि 22 इस तरह के अटैक मई से लेकर किए गए हैं जिनको डिफ्यूज किया गया है, और बड़े अटैक्स थे वो अंदर खाने। तो अंदर खाने कौन कर रहा है? अब रही बात ये कि जो पकड़ा गया, कहने को हम इन्हें जाहिल कह सकते हैं पर पढ़े लिखे भी जाहिल हैं, तो जो पकड़े गए हैं उन वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक पैडलर्स वाली कैटेगरी में आते हैं कि इनसे करवाया गया, दे आर ओनली रोबोट्स। ये मास्टरमाइंड मुझे नहीं लगता होंगे, इनके पीछे भी कोई इंटरनेशनल कड़ी बड़ी लेवल पे बैठी होगी जो इनसे करा रही होगी। हमारा मेन मकसद, अगर हम बुलडोजर वाला पैटर्न अपनाते हैं और योगी बाबा वाला कि भाई ठीक है एनकाउंटर करने जी उत्तर प्रदेश की तरह, ये वो फायदा हमें उसमें नहीं है कि हमें, मुझे लगता है कि हमें उसमें फायदा है कि हम पहले इनका जितना इनके पास है डेटा वो हमारे पास आना चाहिए, क्या साजिशें इनकी चल रही हैं वो हमें जानना जरूरी है। अदरवाइज आम जनता क्या चाहती है? आम जनता ये चाहती है कि जैसे खून का बदला खून, अगर इन्होंने हमारा ऐसा करा तो हम इनको कर दें, लेकिन इनको करके कोई फायदा नहीं है, इनको वैसे ही करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो छोटे मुर्गियां हैं, इनको करने से फायदा। बात यह है कि इनको चला कौन रहा है, वहां तक जड़ पकड़नी। अब इनको फंडिंग होगी, इंटरनेशनल फंडिंग होगी, वकील आएंगे, बड़े बड़े वकील आएंगे, और वो हमें पता है कि कौन आएंगे, वो भी सेट है। वो इनका पूरा एक इनका जो अपना कॉकस है और जो इनका वो है सेटअप है, उसके अंदर वो सब कुछ डिसाइडेड होता है कि किसका कितना लाख कितना करोड़ जाएगा, और वो उसी से लेकर बड़े वकील आज की तारीख में बने हुए हैं। तो वो जब काम होगा उसके बाद आ जाइए आप क्या कहते हैं, जजेस पर आ जाइए। यहाँ पर जुडिशरी में 10 रुपए के ऊपर कोई आदमी 35 साल जेल में रह सकता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा प्रेम, कौन सा सम्मान क्या आ जाता है, कौन सी पीड़ा उठ जाती है किसी भी बड़े ऐसे टेररिस्ट को देख के। उसका भी हक है, उसका भी अधिकार है, उसके भी इस तरह की चीजें हैं कि भाई उसको जीने का हक है, बोलने का हक है, करने का हक है। भाई ये सारे कहाँ से आ जाते हैं रूल्स? उस व्यक्ति के रूल नहीं होते जिसको निरपराध को भी हम जेल में डाल देते हैं और उसको बेल नहीं करते। क्या मतलब यहाँ अन्याय नहीं होता है? अन्याय होता है। एक आम आदमी है ना, उसके पीछे कोई इंटरनेशनल लॉबी नहीं है। यहाँ सब देख के अभी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक भाषण दिया था, एक कार्यक्रम में, उसमें यही कहा था कि आप उनका फाइनेंस वो देख के मत न्याय करें, किसी की पोजीशन देख के न्याय ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। ये बात मोदी जी ने बोली है 2 दिन पहले, तो इस बात को कितना ध्यान रखा जाएगा ये मुझे भी पता है और देखने वालों को भी पता है, आपको भी पता है कि क्या होता है। कसाब जिसका सब कुछ पता था उसको कितने साल रख के पाला गया, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ। तो बात ये है, ये मेरे को मैं सरकार को मैं दोष नहीं देना चाहती हूँ इस चीज पे, सरकार ने बहुत कुछ किया है, सरकार बहुत काम कर रही है और सिक्योरिटी पे इससे ज्यादा सरकार ने नहीं किया।
दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की चेन हुआ करती थी एक टाइम पे, बिल्कुल। और मैं बाय चांस ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धमाके हुए, जनपद पे बम ब्लास्ट हुआ, लगातार दिल्ली में एक साथ बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे एक ही दिन में। सरोजनी नगर में हुआ था, तो उस वक्त मैं ऑफिस में थी, वही आकाशवाणी भवन में थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धमाके हो रहे थे। जी। आप ये बताइए, तो वो हाल हमने देखा हुआ है कि तब कैसे चेन के साथ होते थे, क्या हम ऐसा देख रहे हैं? लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है, मैं ये कहूंगी, ये फेलियर की फ्रस्ट्रेशन है। चाहे इंटरनेशनल नेता हो कि हम मोदी जी काबू में नहीं आ रहे, या यहाँ के नेता हो कि मोदी जी उनके भी काबू में नहीं आ रहे, ये सब मोदी जी को दबाने की कोशिश है। उससे उनको ये मतलब करा जा रहा है कि वो परेशान हो और उनके अकॉर्डिंग काम करें जैसा वो चाहते हैं। लेकिन वो देखिए राष्ट्रवादी हैं, वो अपने हिसाब से उन्होंने पहले क्या रखा है, राष्ट्र प्रथम है, वो उसी हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन जो जनता है, मैं जनता से बस ये कहूंगी कि भाई आप इस तरह से ना आरोपित करना शुरू मत करो कि आप बिहार थे तो बिहार है, बिहार होगा तो हम होंगे, तभी ब्लास्ट नहीं होगा। बंगाल होगा तो ब्लास्ट नहीं होगा, होना चाहिए। आप लोकतंत्र को कैसे भूल सकते हो, डेमोक्रेसी कैसे भूल जाओगे आप? आपको वोट क्यों नहीं देना, क्यों विरोध कर रहे हो भाई वोटिंग का आप लोग? आप, मैं तो कहती हूँ कि भर भर के इसी सरकार के को लाना चाहिए, बार बार लाना चाहिए, ताकि इस चीज से निजात मिले। आपने लोकसभा में सीटें कम दी, इतनी सीटें कम दी कि ये ब्लास्ट हुआ। मैं तो जनता को आरोपित करूंगी, आपने सीटें कम क्यों दी? आपने उस आदमी को कमजोर कर दिया जो आपके लिए लड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, और इस समय बिहार के दूसरे फेज यानी आखिरी फेज की वोटिंग चल रही है। अभी तक जो समाचार हैं दर्शकों, उस हिसाब से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और पहले फेज ने ये दिखा दिया है और ये जता दिया है। आप विपक्ष को भी देख सकते हैं, हताशा भी देख सकते हैं। आपने बड़े सहज तरीके से जो एक बात कही है, जिसको आपने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से जोड़ा है, और सही बात है। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री को बेइज्जत करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो उसी का प्रभाव है कि उनके मंच से प्रधानमंत्री की मृत माताजी को मां की गाली दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें लीडर, उसका गिरोह जो है, उसके उकसावे पर चलता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार देश में आग लगाना, देश में केरोसिन है, वोट चोरी है, हाइड्रोजन बम, हमारी टीम ने तो लगातार जब जब राहुल गांधी ने कभी हाइड्रोजन बम, कभी पता नहीं कौन कौन सा बम वो फोड़ते रहते हैं, तो हमारी टीम ने और दर्शकों ने बड़ा पसंद किया है, क्योंकि हम सच लिखते हैं, हम पाखंडी शुद्धतावाद नहीं करते, और पॉलिटिकली करेक्ट होना हम दूर दूर से नहीं जानते साहब। मुझे अटल जी की याद आती है कि चिमटे से भी नहीं छूते हम पॉलिटिकली करेक्टनेस को, सीधी सी बात समझ लीजिए, जो है उसको खुला कहते हैं। हमारी टीम ने उनको बमबाज लिखा, बमबाज राहुल, ऐसे थंबनेल हमारे यहाँ बने हैं। और बमबाज राहुल, क्या आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? नेपाल में जब वहां की खानदानी सत्ताओं के खिलाफ आंदोलन होता है, सकारात्मक आंदोलन होता है, तो आप यहां दोहराते हुए ट्वीट क्या करते हैं? जेनजे स्टूडेंट्स सड़क पर निकलो, और आप पैंट जो पहनते हैं वो आपका एड़ी से ऊपर होता है। वो तस्वीर आपके साथ भी और कई लोगों के साथ मैंने वीडियो किया। क्या संकेत देना चाहते थे आप? किसको उतारना चाहते हैं आप? किसको बार बार भड़का रहे हैं आप? और बमबाज राहुल, ये जो दिल्ली में आक्रमण हुआ है, मैं इसे आक्रमण कह रहा हूं, आतंकी घटना नहीं कह रहा हूं। आपसे संबंध क्यों ना जोड़ा जाए? और मैं टीम से कहूंगा, बनाइए एक ऐसा थंबनेल। ज्योति जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये एक मोटिवेशन होता है। और ऐसा क्यों है कि सारे के सारे आतंकवादियों के साथ लड़ने वाले वकील कांग्रेसी बैकग्राउंड के होते हैं या कांग्रेसी खेमे में होते हैं? मैं अभी जयपुर डायलॉग समिट से लौट के आ रहा हूं। अंतिम जो सेशन था 3 दिन के समिट का, ज्योति जी, वो था शत्रुबोध और शत्रुनाश। तहसीन पूनावाला मेरे साथ बैठे हुए थे। तहसीन ने उसको घुमाने की कोशिश की, हमारा शत्रु चाइना है, हमारा शत्रु पाकिस्तान। अरे हमने कहा छोड़ो यार, वो हमारी सेना देख लेगी, और बजाती है और कस के बजाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी बजाया है। हमारी शत्रु भारतीय हैं, और हमारा राजनीतिक दृष्टि से अगर शत्रु देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी है। भारत में अब कांग्रेस विपक्ष नहीं रह गया है, ये मैंने भरे मंच से कहा। तहसीन पूनावाला वहीं बैठा हुआ था, कांग्रेसी इकोसिस्टम का चिचोरा। और मैंने कहा कांग्रेस
इस देश में हमारी राजनीतिक शत्रु है। उसे राजनीतिक रूप से हमें परास्त करना है, और राजनीतिक रूप से कैसे परास्त करना है, आप जैसे कह रही हैं कि 2 उंगलियों के इस्तेमाल से हम लगातार ऐसी सरकार लेके आ रहे हैं। और आपका क्षोभ बिल्कुल वाजिब है जब आप कहती हैं कि तीसरी बार 240 सीट देते हो, किसको कमजोर कर रहे हो यार? दर्शकों, आज रात 9 बजे कर्नल बैंक चौबे के साथ इस देशी आक्रमण पर, जो देशी ऑपरेशन सिंदूर प्लान आउट किया गया है, उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं आ रहा हूं। उस लाइव को जरूर देखिएगा। और आज हमने अभी इस सेशन में जो मंजरी जी के ज्योति जी के साथ जो बात की है, साहब, फौज खड़ी होगी, इकोसिस्टम खड़ा होगा, इसे बिहार चुनाव से जोड़ा जाएगा, इसे दिल्ली के पॉल्यूशन तक से जोड़ा। क्या घटिया लोग हैं ये! हमारी जान गई है और ये पॉल्यूशन से जोड़ रहे हैं, बेहूदे बेशर्म लोग। हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप जो कर रहे हैं 2014 से, वो करते रहें। और हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है दर्शकों, सोशल मीडिया के जिस भी मंच पर जहां भी सक्रिय हैं, कड़े जवाब दीजिए इन्हें, इनकी नैतिक खाल उधाड़िए। विमर्श में हो, इनके अभिव्यक्ति की आजादी का कोई ख्याल मत करिए। किसी तरह की आपको झिझक नहीं होनी चाहिए इन देश के शत्रुओं की खाल खींचने में। हमारी एजेंसियां समर्थ है, और वाकई ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये मैं मानता हूं। एक भी हमारे भारतीय की जान जाना हमारे लिए हृदय विदारक है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन सच में 3000 किलो विस्फोटक, कल्पना कीजिए क्या होता। तो मैं सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कानूनी रूप से इनकी खाल खींची जाती रहेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर देशी अटैक पर कैसे चल रहा है और उसके क्या और आगे होने वाली चीजें हैं, उसके लिए आज रात का लाइव जरूर देखिएगा। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बीच में मैं जरा सा गायब था, बीच बीच में कोशिश कर रहा था कि आपके बीच में आता रहूं, लेकिन यात्राओं में ये संभव नहीं हो पाता। तो इस गैप के लिए आपसे क्षमा मांगूंगा। आज से वो समस्या समाप्त हो गई है। इसी तरह मैं आपके बीच में अब लगातार आता रहूंगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। शेयर जरूर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, और चैनल का बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि ज्योति जी के साथ ऐसे विस्फोटक विषय पर बेहद सहज और तार्किक चर्चा लेके हम कब आ रहे हैं, इसकी सीधे सूचना आपको मिले। ज्योति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बस एक प्रश्न छोड़ के जाऊंगी आपके दर्शकों के लिए, कि वो सोचे कि आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं, कोई पार्टी होती है कि नहीं, नेता होते हैं कि नहीं जो सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को। तो दर्शकों, वो ये मैसेज में 3 लिखकर प्रश्न, बताएं जरूर। ये 3 प्रश्न हमारे और आपके लिए ज्योति जी ने रखा है। इस पर विस्तार से चर्चा कल या उसके अगले दिन ज्योति जी के साथ ही हम लेके आएंगे। ये निर्भर करेगा आपके कमेंट्स पे। आप कमेंट्स बताइएगा, हमारा हिम्मत बढ़ जाएगी, और उसके बाद हम इस पर खुल के चर्चा करेंगे। क्योंकि हम खुली खरी बात करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।